पश्चिम बंगाल की राजनीति में अक्सर छोटी छोटी चिंगारियां बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर देती हैं। बिल्कुल। और इस बार ये चिंगारी उठी है मुर्शिदाबाद से, जहां तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की सियासत में हलचल मचा दी है। और ये सिर्फ कोई आम घोषणा नहीं है, ऐलान है एक मस्जिद बनाने का जिसका नाम होगा बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद जी। और इसकी नींव रखने के लिए जो तारीख चुनी गई है वो इस पूरे मामले को एक साधारण निर्माण कार्य से उठाकर एक बहुत बड़े सियासी और जज्बाती मुद्दे में बदल देती है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं, खासकर एनडीटीवी की एक रिपोर्ट, उसके जरिए हम इस विवाद की हर परत को खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक ऐलान के पीछे कितनी राजनीति, कितनी रणनीति और कितनी भावनाएं छिपी हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये घोषणा की किसने है और इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना विवादास्पद बना रहा है? और ये घोषणा की है भरतपुर सीट से टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने। उन्होंने ऐलान किया है कि वो मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद बनवाएंगे। लेकिन असली तूफान खड़ा हुआ तारीख को लेके। उन्होंने नींव रखने के लिए 6 दिसंबर 2025 की तारीख तय की है। 6 दिसंबर, ये तारीख सुनते ही जहन में सीधी 1992 की घटना आ जाती है। मतलब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। इसे सोच समझ कर चुना गया है। हाँ। 6 दिसंबर 1992 को ही अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। विधायक कबीर ने तो खुद ये माना है कि उन्होंने ये तारीख जानबूझकर चुनी है। अच्छा, उन्होंने माना है? जी हाँ, क्योंकि 2025 में उस घटना को 33 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये कदम इस मस्जिद को सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं बल्कि एक सियासी और तारीखी बयान बना देता है। और उनका दावा भी कोई छोटा मोटा नहीं है, जहां तक मैंने पढ़ा है। बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि नींव रखने के समारोह में 2 लाख लोग जमा होंगे और मस्जिद 3 साल के अंदर मतलब 2028 तक बनके तैयार हो जाएगी। 2 लाख लोग, ये तो एक बहुत बड़ी रैली जैसा हो गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, एक सत्ताधारी पार्टी का विधायक इतने संवेदनशील मुद्दे को दोबारा क्यों कुरेद रहा है? और वो भी ऐसी तारीख चुनकर जो पुराने घावों को फिर से हरा कर सकती है। यहाँ पर उनकी मंशा क्या लगती है? देखिए, यही इस मामले का सबसे पेचीदा सवाल है। और जब एनडीटीवी ने विधायक से यही सवाल पूछा तो उन्होंने इसे पूरी तरह से एक भावनात्मक मुद्दा बताया। भावनात्मक मुद्दा? हाँ, उनका कहना था बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी एक इमारत थी जिसे 1992 में गिरा दिया गया था। मुसलमानों के दिलों में इसका दर्द आज भी जिंदा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका आने वाले चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत संकल्प है। व्यक्तिगत संकल्प, ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन क्या हम एक चुने हुए नेता के सार्वजनिक कदम को राजनीति से पूरी तरह अलग करके देख सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है। क्या हम विधायक की बात को पूरी तरह खारिज कर सकते हैं? हो सकता है कि उनके लिए ये वाकई एक व्यक्तिगत और भावनात्मक मुद्दा हो और राजनीतिक असर सिर्फ एक साइड इफेक्ट हो। देखिए, एक नेता की निजी आस्था और उसके राजनीतिक फायदे के बीच की लकीर हमेशा धुंधली ही तो होती है। सही। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है, यही इस बहस का केंद्र है। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये उनका निजी संकल्प है। ठीक है। लेकिन वो एक विधायक भी हैं और उनका हर कदम उनके वोटरों को एक संदेश देता है। मुर्शिदाबाद वो एक अल्पसंख्यक बहुल जिला है। हाँ। ऐसे में जब वो कहते हैं कि ये समुदाय के दर्द पर मरहम लगाने के लिए है, तो वो अनजाने में या जानबूझकर अपने वोट बैंक को एक भावनात्मक संदेश दे रहे हैं। तो राजनीति में अक्सर जो कहा जाता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो नहीं कहा जाता। बिल्कुल। चुनावी फायदे से इंकार करना भी अपने आप में एक राजनीतिक बयान ही है। मतलब ये कहना कि मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं अपने आप में सबसे बड़े राजनीति हो सकती है, और इसका असर तो फौरन दिखने भी लगा होगा। अरे असर तो ऐसा हुआ जैसे किसी ने घी में आग लगा दी हो। बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया, जाहिर है, और इसे तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा सबूत बताया। उनका सीधा आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले विधायकों को शह दे रही है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। और बात सिर्फ आरोपों तक तो नहीं रुकी होगी ना। हमारे सूत्रों के मुताबिक जवाब में भी कुछ ऐलान हुए हैं। जी हाँ, और यहाँ से काउंटर पोलराइजेशन का खेल शुरू होता है। अच्छा। बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए ऐलान कर दिया कि अगर वहां बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश हुई तो वो उसी इलाके में एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। मतलब ये एक तरह का राजनीतिक चुंबकत्व है। जैसे ही एक ध्रुव यानी पोल अपनी ताकत दिखाता है, दूसरा ध्रुव अपने आप उतनी ही ताकत से खींचने लगता है। विधायक कबीर ने अपने वोट बैंक के लिए एक भावनात्मक मुद्दा उछाला तो बीजेपी ने तुरंत अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए जवाबी भावनात्मक मुद्दा उछाल दिया। बिल्कुल।
इससे बीच का रास्ता खत्म हो जाता है और मतदाता जो हैं वो किनारों की तरफ खिंचने लगते हैं। तो एक तरफ से मस्जिद की घोषणा, दूसरी तरफ से मंदिर की, और इस सब के बीच में आम लोग पिसते हैं। बीजेपी ने विधायक के पुराने रिकॉर्ड का भी कुछ हवाला दिया है ना? हाँ, उन्होंने हुमायूं कबीर के पुराने विवादित बयानों की पूरी लिस्ट निकाल ली है। इसमें उनका वो बयान भी शामिल है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंकने की धमकी दी थी। ओहो। तो विपक्ष इन पुराने बयानों का इस्तेमाल करके एक नैरेटिव बना रहा है कि विधायक हमेशा से ही ऐसी विभाजनकारी बातें करते आए हैं और ये कोई अकेली घटना नहीं है। सही। बीजेपी का तर्क है कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है तब ममता बनर्जी के इशारे पर हुमायूं कबीर जैसे लोग बंगाल में बाबर के नाम पर ईंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयानबाजी ये सीधे तौर पर दो समुदायों की भावनाओं को आमने सामने खड़ा कर देती है। ये तो हुई विपक्ष की बात, जो कि कह सकते हैं कि अपेक्षित थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि विधायक की अपनी पार्टी ही इस मामले पर उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही। हाँ, टीएमसी का इस पर जो रुख है वो इस विवाद को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और शायद सबसे ज्यादा रणनीतिक भी। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। पूरी तरह। पार्टी के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने साफ कह दिया है कि इस बयान का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये विधायक कबीर का निजी मामला है। यहां तक कि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के भी संकेत दिए गए। ये थोड़ा अजीब है। एक तरफ विधायक इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी कह रही है कि ये हमारे आदमी नहीं है। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है? ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल नहीं है, ये एक क्लासिक कह सकते हैं डबल गेम है जो बंगाल जैसी जटिल राजनीति में अक्सर खेला जाता है। देखिए, पार्टी आधिकारिक तौर पर कट्टर बयानों से दूरी बनाती है ताकि शहरी उदारवादी वोटर नाराज ना हो। अगर पार्टी इस बयान का समर्थन करती तो उस पर पूरे राज्य में सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगता। सही बात है। लेकिन साथ ही वो जमीनी स्तर पर ऐसे नेताओं को चुपचाप ध्रुवीकरण करने देती है ताकि उसका अल्पसंख्यक वोट बैंक कहीं और न खिसके। यह एक ही समय में दो नाव पर सवारी करने जैसा है। मतलब पार्टी चुपचाप देख रही है कि इस मुद्दे का ऊंट किस करवट बैठता है। बिल्कुल। अगर माहौल उनके पक्ष में बना तो ठीक, नहीं तो विधायक पर कार्रवाई करके मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। एकदम सही। हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि हुमायूं कबीर को पहले भी अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस मिल चुके हैं, तो ये पैटर्न में फिट बैठता है। बिल्कुल, इसे सोची समझी गोलमोल बात कह सकते हैं। पार्टी आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं करती, लेकिन विधायक को जमीनी स्तर पर काम करने की एक तरह से खुली छूट मिल जाती है। अगर जनता की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा नकारात्मक होती है तो पार्टी आसानी से कह सकती है कि हमने तो पहले ही खुद को अलग कर लिया था और अब हम एक्शन ले रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत सधी हुई राजनीतिक चाल है जिसमें आप बयान के संभावित फायदे भी लेना चाहते हैं और उसके नुकसान से भी बचना चाहते हैं। एक मिनट यहां पर रुकते हैं, क्योंकि हमारे स्रोतों में जो अगली जानकारी है वो इस पूरे राजनीतिक ड्रामे की हवा निकाल देती है। अब तक हम जो भी बात कर रहे थे, ऐलान, तारीख, ध्रुवीकरण, पार्टियों की रणनीति, वो सब एक ऐसी नींव पर खड़ा है जो शायद है ही नहीं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ है। बताइए। एनडीटीवी और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि जिस 7 बीघा जमीन पर यह मस्जिद, एक होटल और एक स्कूल बनाने का ऐलान किया गया है, हाँ, उसके असली मालिकों ने ही इस बात से इनकार कर दिया है। क्या मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस मस्जिद के नाम पर इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया, हो सकता है वो सिर्फ एक ख्याली पुलाव हो? ऐसा लग रहा है। बिना जमीन के ही शिलान्यास की घोषणा। जी हाँ, जमीन के मालिकों का साफ कहना है कि उन्होंने ना तो अपनी जमीन बेची है और ना ही वो इसे किसी मस्जिद के लिए देने का इरादा रखते हैं। तो फिर वो जमीन? उनके मुताबिक वो जमीन व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए है। ये एक ऐसी जानकारी है जो पूरे विवाद का रुख ही पलट देती है। पूरी तरह से। जिस प्रोजेक्ट ने इतना बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया, उसकी तो नींव ही खोखली नजर आ रही है। या फिर ये शुरू से ही सिर्फ एक सियासी बयान था जिसका जमीन से कोई लेना देना ही नहीं था। इस खुलासे के बाद दो संभावनाएं बनती हैं। पहली कि विधायक ने जमीन मालिकों से कोई शुरुआती बातचीत की होगी और उन्हें लगा होगा कि वो बाद में उन्हें मना लेंगे। लेकिन घोषणा के बाद जब इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ तो मालिक शायद डरकर पीछे हट गए। ये मुमकिन है। और दूसरी संभावना क्या है जो मुझे ज्यादा चिंताजनक लग रही है? दूसरी संभावना ज्यादा गंभीर है। वो ये है कि जमीन का मुद्दा कभी था ही नहीं। असली मकसद सिर्फ एक राजनीतिक बयान देना था, एक तारीख तय करनी थी और एक भावनात्मक मुद्दे को हवा देनी थी ताकि राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सके। और प्रोजेक्ट बने या ना बने,
उनका राजनीतिक मकसद तो शायद पूरा हो ही गया है। इस पूरी बहस में बाबरी मस्जिद का नाम और 6 दिसंबर की तारीख को बंगाल की राजनीति में वापस ले आया गया है। बात है। इसका मतलब है कि एक काल्पनिक प्रोजेक्ट के नाम पर दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे प्रतीकों की राजनीति जमीनी हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अब देखिए, मस्जिद बनेगी या नहीं, ये सवाल अब उतना जरूरी नहीं रह गया है। सही। जरूरी ये है कि इस नाम पर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई, चाहे वो बीजेपी की तरफ से राम मंदिर बनाने की घोषणा हो या टीएमसी का खुद को इससे अलग करना, वो सब अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं। तो जमीन का ये विवाद तो इस सियासी नाटक में बस एक और पर्दा उठाता है, जो दिखाता है कि शायद स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी हुई थी। कह सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक विधायक का ऐलान, एक सोची समझी तारीख, भावनात्मक तर्क, तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और आखिर में जमीन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा मिलकर पश्चिम बंगाल में एक बड़ा विवाद खड़ा कर देते हैं। बीजेपी से तुष्टीकरण कह रही है, टीएमसी खुद को इससे अलग कर रही है और विधायक इसे व्यक्तिगत संकल्प बता रहे हैं, और इस सब के बीच हकीकत शायद कुछ और ही है। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे हमारे देश में ऐतिहासिक घावों का इस्तेमाल आज की राजनीति को उसे एक शक्ल देने के लिए किया जाता है, खासकर चुनाव के आसपास। बिल्कुल। सांप्रदायिक सौहार्द और राजनीतिक संघर्ष के बीच की जो महीन रेखा है, ये हटना उसे और भी धुंधला कर देती है। ये कहानी सिर्फ बंगाल की नहीं है, ये बताती है कि पूरे देश में पहचान और इतिहास की राजनीति आज भी कितनी शक्तिशाली और कई बार कितनी खोखली हो सकती है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल उन लोगों के लिए छोड़ जाते हैं जो इस जानकारी की गहराई में उतरना चाहते हैं। हमारे स्रोत राजनीतिक और सांप्रदायिक प्रतिक्रियाओं पे तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन बेलडांगा मुर्शिदाबाद के स्थानीय समुदाय का क्या? ये बहुत जरूरी सवाल है। जिन लोगों का ये घर है, वहां रहने वाले हिंदू और मुसलमान, वे इस घोषणा को कैसे देखते हैं जिसने उनके शांत इलाके को एक राष्ट्रीय विवाद का केंद्र बना दिया है? और इस प्रोजेक्ट में मस्जिद के साथ साथ एक होटल और स्कूल का भी वादा है। हाँ, तो क्या स्थानीय विकास की थोड़ी सी उम्मीद समाज में बढ़ते तनाव के खतरे पर भारी पड़ेगी? इसका जवाब शायद हमें किसी न्यूज़ रिपोर्ट में ना मिले,